हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो पॉलिटी से लिया गया है। इस टॉपिक का नाम है संघ की कार्यपालिका तथा विधायिका। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के सारे प्रश्नों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि एक एक प्रश्न जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और राष्ट्रपति से एक भी प्रश्न लगभग नहीं छूटने चाहिए। सारे को मैंने कवर किया है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। ठीक है, तो ये है भाग 5। दूसरा है, संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक। कार्यपालिका का उल्लेख किस अनुच्छेद से, मतलब राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद से है, किस अनुच्छेद तक है, तो 52 से 78 तक। अगला पॉइंट है, संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये सभी शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी पूरा डिटेल इसमें दिया गया है। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। तो संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। अगला पॉइंट है, देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है। तो राष्ट्रपति। संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो वो है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। उक्त कथन कहाँ उल्लेखित है। तो ये अनुच्छेद 53 के 1 में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। तो वो होता है राष्ट्रपति। अगला पॉइंट है आपका, किन अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74 एवं 75। अगला पॉइंट है, कौन राष्ट्र का प्रमुख होता है परंतु कार्यकारी नहीं होता है। तो वो है राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में है में सम्मिलित सदस्य कौन कौन है, मतलब उसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तथा तीसरा है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है। तो ये है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रपति का मतदान कैसा होता है। तो ये जो होता है अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति का जो मतदान होता है वो होता है अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष होगी। पद की समाप्ति पर भी वह अपने उत्तराधिकारी के आने तक पद को धारण करेगा। उक्त कथन उल्लेखित है अनुच्छेद 56 में। यह अनुच्छेद 56 में कहा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 वर्ष पूर्व राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो सकती है। ये परिस्थितियां कौन सी हैं। फर्स्ट है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र देने पर इसकी सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, ये 56 के 2 में है। और दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने पर। तो ये अनुच्छेद 61 में। इस अवधि में ये जो है ना, 5 वर्ष के पूर्व भी राष्ट्रपति पदावधि समाप्त हो सकती है। तो ये 2 अवधियां हैं इनके बारे में चर्चा की। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन 1 से अधिक बार के योग्य है। संविधान में कहाँ उल्लेखित है।
तो ये अनुच्छेद 57 में है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर एक बार, दो बार, मतलब ये लगातार निर्वाचित हो सकता है, एक से अधिक बार। ये अनुच्छेद 57 में है। आगे है संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं हैं। तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, और पागल या दिवालिया भी ना हो, ये भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है तो उसे जमानत राशि कितनी जमा करनी होगी। तो वो है 15,000। VVI क्वेश्चन है, इस बार के दरोगा के एग्जाम में भी ये पूछा था। नेक्स्ट है, कितने मत प्राप्त न करने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो 1/6, मतलब कुल वैध मतों का जो वोटिंग होता है, जो वोट पड़ता है, उसके वैध मतों का वो 1/6 प्राप्त नहीं हुआ तो जमानत जब्त कर ली जाती है। नेक्स्ट है, संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है। तो वो होता है राष्ट्रपति। अगला पॉइंट, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है। तो वो है ब्रिटेन के। अगला पॉइंट है, भारत और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष के मध्य क्या असमानता है। तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है जबकि ब्रिटेन का वंशानुगत। ठीक है, यही है असमानता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है। तो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसको इंग्लिश में बोलेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 60 में। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति किसके सम्मुख शपथ ग्रहण करता है। तो वो जो शपथ ग्रहण होता है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण में क्या शपथ ग्रहण होता है। एक बार मैं पढ़ देता हूँ। शपथ यथा मैं अमुक, अपना नाम बोलते हैं, श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति के पदीय कर्तव्यों का पालन करूँगा, संविधान और विधि की परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। ठीक है, तो ये होता है राष्ट्रपति का शपथ। आगे हम लोग बढ़ेंगे। राष्ट्रपति के वेतन, भत्तों एवं उपलब्धियों का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो अनुच्छेद 59 के 3 में, 59 के 3 में। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 59 के 4 के अनुसार किससे उपलब्धियों, वेतन और भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है। तो राष्ट्रपति के भत्तों से, वेतन से। यदि संसद के किसी सदन का या राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि उसने उक्त सदस्यता राष्ट्रपति पद प्राप्ति के पूर्व त्याग दी। निम्न उक्ति वर्णित है अनुच्छेद 59 के 1 में, मतलब 59 के 1 में। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है। तो ये भारत की संचित निधि से। अगला पॉइंट है, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में रखा जाता है। तो किसी भी सदन में। ठीक है, किसी भी सदन में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही शानदार टॉपिक है ये। एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो होता है ये क्या होता है। यदि प्रत्याशियों की संख्या 1 से अधिक है तो प्रत्येक मतदाता उतने मत वरीयता क्रम से देगा जितने प्रत्याशी हैं। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत का मतलब हुआ यदि प्रत्याशियों की संख्या 1 से अधिक है तो प्रत्येक मतदाता उतने मत वरीयता क्रम से देगा जितने प्रत्याशी हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता के लिए उम्मीदवार के लिए आवश्यक न्यूनतम कोटा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है। आगे बढ़ते हैं, किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो एक विधायक के मत का मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या बटा में राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुने 1/100। ठीक है, ये होता है फार्मूला। ठीक, तो इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया है इसलिए मैंने नहीं बताया। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अगला पॉइंट है, किस वर्ष की जनगणना को आधार माना जाता है। तो 1971।
एक सांसद के मत का मूल्य बराबर क्या होता है? सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटा में संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या। अगला पॉइंट है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किस वर्ष तक 1971 की जनगणना को आधार माना जाएगा? तो ये है 2026 तक। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है? तो ये भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला पॉइंट है भारत का राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष तक पद धारण करता है? तो वो 5 वर्ष अनुच्छेद 56 के 1 के अनुसार। अगला पॉइंट है भारत का राष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति पर कब तक पद पर बना रह सकता है? तो इसका आंसर होगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। उत्तराधिकारी मतलब दूसरा कोई राष्ट्रपति नहीं आ जाता। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए न्यूनतम कितना मत प्राप्त करना आवश्यक है? तो कुल पड़े वैध मतों के आधे से एक मत अधिक अर्थात 50% +1। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका है यदि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में हो तो पद को भरने के कितने माह के अंदर चुनाव कराने का प्रावधान किया गया है? तो 6 माह से पहले कराना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति। ठीक है। अगला पॉइंट है यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति के कार्यों का संपादन कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या वो भी न हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश। नेक्स्ट है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु नेतृत्व नहीं। निम्न उक्ति लागू होती है राष्ट्रपति पर। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है? तो अनुच्छेद 61। अगला पॉइंट है आपका भारत का राष्ट्रपति किसे संबोधित करके त्यागपत्र देता है? तो उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना देता है किसको? तो लोकसभा अध्यक्ष को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट पॉइंट, कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है किंतु उसके महाभियोग में सम्मिलित नहीं है? तो राज्यों के विधानसभाएं। ठीक है, राज्यों के विधानसभाएं। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति पर उसके व्यक्तिगत कार्यों के लिए न्यायालय में दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 361 के 4। अनुच्छेद 361 का 4। नेक्स्ट पॉइंट है संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब उसे सहमति मिलती है राष्ट्रपति की। ठीक है। अगला पॉइंट है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है? तो अध्यादेश 123 में। अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72। ठीक है। किन अपराधों के संबंध में राष्ट्रपति क्षमादान करता है? इसका आंसर है संघीय विधि के विरुद्ध अपराधों के दंड में सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड में। ठीक है। अगला पॉइंट है परिस्थितियाँ जिसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसका आंसर है जब वह संसद में अपना बहुमत खो देता है या जब वह अपना बहुमत सिद्ध करने में असमर्थ हो जाता है या जब उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है या जब राष्ट्रपति इस तथ्य से अवगत हो कि सरकार का बहुमत नहीं है और जब प्रधानमंत्री लोकसभा के समक्ष जाने से इनकार कर देता है। ठीक है। तो इन स्थितियों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ क्या क्या है। लघुकरण, कम्यूट। फर्स्ट नंबर में किसी कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति का दंड दिया जाना, जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में या मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देना। ठीक है। परिहार, रिमिशन,
इसका अर्थ है दंड के आदेश की प्रकृति बदले बिना दंड की मात्रा को कम कर देना। जैसे 5 वर्ष के कठोर कारावास को कम करके 2 वर्ष कठोर कारावास में परिवर्तित कर देना, उसे परिहार बोलते हैं। क्षमा, पार्डन, इसका अर्थ है अपराधी को दंड या दंडादेश से पूरी तरह मुक्त कर देना। क्षमा देने पर सिर्फ दंड समाप्त नहीं होता है, बल्कि दोष सिद्धि अपराधी ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जैसे कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं था। ठीक है। प्रविलंबन, नेक्स्ट है चौथा प्रविलंबन। इसका अर्थ है मृत्यु दंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना, रिप्राइव बोलते हैं प्रविलंबन को। और पांचवा है विराम, रिस्पाइट। इसका अर्थ है दंड पाए हुए व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था के कारण उसके दंड की कठोरता को कम करना, जैसे गर्भवती स्त्री की मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देना। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है? तो संसद के स्थगन के समय। किस अनुच्छेद द्वारा? तो 123 के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का प्रभाव होता है अधिनियम के समान। कैसा प्रभाव होता है? तो अधिनियम के समान। नेक्स्ट है अध्यादेश की समय सीमा कब शुरू होती है? तो संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक। ठीक है। अध्यादेश की समय सीमा होती है संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, किस विषय पर? तो राज्य सूची के विषय पर। नोट, यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो या देश में राष्ट्रीय आपातकाल हो तो राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन में नामांकन हेतु उम्मीदवार के कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए? तो ये है कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना उसे कितने दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए? तो 14 दिन। ठीक है, 14 दिन अनुच्छेद 61 के 2 में ये बताया गया है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रक्रिया है। कैसी है? तो अर्धन्यायिक है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रत्येक सदन में किस प्रकार पारित होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से। समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा? तो अनुच्छेद 71 के तहत। अनुच्छेद 71 के तहत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस संविधान संशोधन में उल्लेख है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल में रिक्त स्थानों के आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है? तो 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने का पात्र नहीं होता यदि वह सदस्य होता है विधान परिषद का या उच्च सदन का। ठीक है, दोनों एक ही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ, वो कर्तव्य और कार्यकारी शक्तियाँ। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। दूसरा है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर नियत कार्य करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है। अब आगे है विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति संसद की बैठक बुलाता है। राष्ट्रपति संसद की बैठक को स्थगित भी कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित करता है तथा वह संसद के संयुक्त अधिवेशन को भी बुलाता है। तो ये इसकी विधायी शक्तियाँ हैं। अब आते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। दूसरा है राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है। तीसरा, राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियाँ। आगे है न्यायिक शक्तियाँ, तो इसे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वो अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए क्षमादान भी दे सकते हैं, ये इसकी न्यायिक शक्ति है।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी भी विधि पर परामर्श भी मांग सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है कूटनीतिक शक्तियाँ। अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, समझौते और राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, ये है कूटनीतिक शक्तियाँ। दूसरा, राष्ट्रपति विदेशों में राजदूतों और उच्चायुक्तों को भेजता है। राष्ट्रपति विदेशों में राजदूतों और उच्चायुक्तों को भी भेजता है। सैन्य शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति थल, जल, वायु के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति युद्ध के प्रारंभ और समाप्ति की घोषणा भी करता है। अब आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। फर्स्ट में है राष्ट्रीय आपात, जो अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 से 365 तक है। और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, मुख्य चुनाव आयुक्त वो अन्य चुनाव आयुक्तों का, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का और सदस्यों का, राज्य के राज्यपालों का, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य आदि का नियुक्ति करता है। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित कर सकता है कौन? तो वो राष्ट्रपति कर सकता है। अगला पॉइंट है, वह राष्ट्रपति कौन थे जिनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो वी.वी. गिरी थे, वी.वी. गिरी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। आगे है अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये इस बार के बीपीएससी टीचर में भी पूछा था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो बिहार से थे। अगला पॉइंट है, कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? वो थे वी.वी. गिरी। अगला पॉइंट है, कौन से पूर्व राष्ट्रपति बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन से पूर्व राष्ट्रपति कौन से पूर्व राष्ट्रपति बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला पॉइंट है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था? तो व्यक्ति के अनुसार 12वां तथा कार्यकाल के अनुसार 14वां। प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति किस सदन में अभिभाषण देता है? तो संसद के दोनों सदनों में एक साथ। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल किया था वो जस्टिस एम हिदायतुल्ला थे। नेक्स्ट है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो वी.वी. गिरी। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई थी? डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को। वह राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे थे? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में जो दार्शनिक राजा के नाम से जाने जाते हैं वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला पॉइंट है, कौन से राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित रहे थे? तो वो थे वी.वी. गिरी। अगला पॉइंट है आपका, 2 अवधि तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था एवियन लोन्टियस ने, एवियन लोन्टियस ने। और अभी नया संसद भवन बन चुका है, उसके बारे में भी मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप लोग जाके देख लेंगे। भारत के राष्ट्रपति अवधि है, नाम है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक थे। कम से कम 4 को जरूर याद रखिएगा, शुरू से ये क्रम दे देता है कभी कुछ सजाने के लिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 62 से लेकर 67 तक रहे, 5 साल। डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे नंबर पर थे, ये 67 से 69 तक रहे। और डॉक्टर वी.वी. गिरी कार्यवाहक थे जो 69 से लेके 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक थे। ठीक है। उसके बाद हमारे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, ये भी कार्यवाहक थे,
20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक बने थे। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्रम आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक या बिल तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है। किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा वीटो पावर का उपयोग करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियां निहित है। 3 वीटो शक्तियां निहित है। अत्यांतिक वीटो, ठीक है, अत्यांतिक वीटो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है तो उसे अत्यांतिक वीटो कहते हैं। निलंबनकारी वीटो दूसरा है। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है, किंतु संसद के पुनः विधेयक को संशोधन सहित या उसी रूप में लौटाने पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना पड़ता है, अतः यह वीटो निरस्त हो जाता है। नेक्स्ट है, धन विधेयक में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगला है तीसरा, पॉकेट वीटो। इस वीटो का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति विधेयक पर न तो कोई सहमति देता है और न अस्वीकृत करता है और न ही लौटाता है, अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है, उसे हम पॉकेट वीटो बोलते हैं। ठीक है, इस वीटो निषेध का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति विधेयक पर न तो कोई सहमति देता है और न ही अस्वीकृत करता है और न ही लौटाता है, अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है। ठीक है, इसे ही हम पॉकेट वीटो बोलते हैं। तो ये था आज का टॉपिक जो आपके राष्ट्रपति से रिलेटेड था। ठीक है, राष्ट्रपति, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि राष्ट्रपति से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे पढ़ेंगे, एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार या बार बार पढ़ेंगे और इसका रिवीजन करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर से आग्रह है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे कंटेंट मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।